हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 3 नर्वस सिस्टम। इससे पहले की वीडियो में मैं पहले डिस्कस कर चुका था स्केलेटल सिस्टम्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम, क्या होता है और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में लिखना है और कैसे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे चैनल को तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे और भी मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि मैं और भी ऐसे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की वीडियो बनाते रहूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं जो है नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम भी बॉडी के अदर सिस्टम के से ये भी एक बॉडी सिस्टम होता है, और ये बेसिकली किससे बना होता है? ब्रेन से, वर्टेब्रल कॉलम से एंड न्यूरॉन्स से मिलकर ये बना हुआ होता है नर्वस सिस्टम। और इसका मेन काम यही होता है कि ये ब्रेन से बॉडी को क्या करता है? मैसेज सेंड करता है, एंड बॉडी में जो भी चीज़ होती है, जो भी फंक्शंस होती हैं, या बॉडी में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कट लग रहा है, बॉडी को कुछ सेंसेशन फील हो रहा है, तो ये मैसेज ये क्या करता है? बॉडी टू ब्रेन को क्या करता है? सेंड करता है। और ये जो नर्वस सिस्टम होता है, ये मेन यही 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। यही जो न्यूरॉन्स होते हैं ये पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं। अब नेक्स्ट हमको देखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। की जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, किन से मिलकर बना है? तो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम का जो सेंटर पार्ट है, जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब अब स्पाइनल कॉर्ड से सारे न्यूरॉन्स क्या पूरे बॉडी में फैले हुए, पूरे बॉडी के न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यही सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलकर बना हुआ है नर्वस सिस्टम। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर होता है, जो पूरा कंट्रोल करता है, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पूरे बॉडी में न्यूरॉन सर्कुलेट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें व्हाट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन क्या होता है स्टूडेंट? नर्वस सिस्टम भी बाकी सिस्टम से जैसा होता है वो भी सेल से मिलकर बना हुआ था। तो जो न्यूरॉन होता है वो नर्वस सिस्टम का सेल होता है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये एक नर्व सेल है। ये नर्व सेल में जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर, ये डेंड्राइटिस होते हैं। ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है डेंड्राइटिस। और इस डेंड्राइटिस का काम ये होता है कि ये दूसरे न्यूरॉन से अटैच होते हैं, एंड देन मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। अब ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये नर्व सेल का न्यूक्लियस है। जैसे हर सेल में न्यूक्लियस होता है, वैसे नर्व सेल का ये न्यूक्लियस है। और ये जो आप ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मीन्स ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्सॉन। और ये एक्सॉन है। अब ये जो लास्ट में, ये नर्व सेल के लास्ट में आप ये जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको बोला जाता है नर्व एंडिंग। इनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? नर्व एंडिंग। और ये नर्व एंडिंग का काम क्या होता है? ये नर्व एंडिंग क्या करते हैं? ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिस से क्या होते हैं? अटैच होते हैं, एंड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिस से अटैच होने के बाद मैसेज को एक न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन क्या करते हैं? मैसेजेस सेंड करते हैं। एक न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन ये क्या कर रहे हैं? मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं। इसी से कोई भी मैसेज है बॉडी का वो यही न्यूरॉन के थ्रू, वन न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन ट्रैवल करके ब्रेन के पास जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें व्हाट इज़ न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल जो सेल्स होते हैं ये नॉन न्यूरल सेल्स होते हैं, नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? ये नर्व सेल तो नहीं होते, मतलब ये मैसेज ट्रांसफ़र करने में एज इट इज़ नर्व सेल तो नहीं होते, बट ये क्या करते हैं? एज अ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं। इसका बेसिक काम यही होता है कि नर्वस सिस्टम में अगर कोई पैथोजन आ गया है, मीन्स अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया, उसको किल करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। किसको? नर्वस सिस्टम को ये क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो एज इट इज़ आप बोल सकते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स नर्वस सिस्टम का पार्ट तो है, बट वो क्या कर रहा है? वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। कितने टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में। तो बेसिकली 2 टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लियल सेल्स।
मतलब वो न्यूरोग्लियल सेल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो न्यूरोग्लियल सेल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। तो उसमें बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एस्ट्रोसाइट, सेकेंड होता है माइक्रोग्लियल सेल्स, थर्ड होता है एपेंडामाइल सेल्स, एंड फोर्थ होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये जो 4 टाइप के आप ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स देख रहे हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली 2 टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है सैटेलाइट न्यूरोग्लियल सेल्स। ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट न्यूरोग्लियल सेल्स है। अब सेकेंड इसमें कौन से न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं? शेजवान न्यूरोग्लियल सेल्स। तो ये सारे जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये नर्वस सिस्टम में अलग अलग टाइप के नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, एंड इनका बेसिक काम यही होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं किसको? नर्वस सिस्टम को। तो यहाँ पे आप देख लिए टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। अगर स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे ही आप सिंपल उसका डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन उसके टाइप्स को आप ऐसे ही क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस। अब फर्स्ट फंक्शन में देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं? एस्ट्रोसाइट जो होते हैं वो स्टार शेप के क्या होते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। उनका कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये बेसिक क्या करते हैं? ये सब्सटेंस को क्या करते हैं? न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल जो होते हैं वो ओवॉइड शेप के होते हैं। उनका मेन काम ये होता है कि ये फैगोसाइटिस करते हैं, मीन्स बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एपेंडामाइल सेल्स। एपेंडामाइल सेल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एपेंडामाइल सेल्स क्यूबॉइडल ग्लियल सेल्स होते हैं। इनका मेन काम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाना, मतलब प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक क्या होता है? न्यूरोग्लियल सेल्स होता है। और इसका क्या फंक्शन होता है? ये भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी होते हैं जो हैं वो होते हैं स्टार शेप्ड के क्या होते हैं? ये स्टार शेप के ग्लियल सेल्स होते हैं ये, ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार शेप के ग्लियल सेल्स होते हैं। और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये स्टार शेप के होता है और ये क्या करते हैं? जो एक्सॉन या जो न्यूरॉन सेल है उसके माइलिन शीट को बनाने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। उसके माइलिन शीट के कवर पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे कंप्लीट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लियल सेल्स के फंक्शन। अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लियल सेल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो उसके फर्स्ट होता है सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल्स क्या होते हैं? सैटेलाइट सेल जो होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। एंड सेजवान सेल्स, सेजवान सेल्स का काम क्या होता है? सेजवान सेल्स भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो इसका बेसिक काम क्या होता है? ये माइलिन शीट बनाता है और नर्व इम्पल्स को ट्रैवल करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर क्या होता है? उसका क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी। तो बेसिकली नर्व फाइबर क्या होता है? नर्व फाइबर वो होता है जो नर्व सेल में लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप का जो प्रोजेक्शन या जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको नर्व फाइबर बोलते हैं। और ये नर्व फाइबर इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी करता है एंड एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो बीच का जो स्ट्रक्चर है नर्व सेल का स्टेम लाइक येलो, उसको बोला जाता है नर्व फाइबर। और ये नर्व फाइबर जो है इसकी जो कवरिंग होती है उसको एक्सोलेमा बोला जाता है। और नर्व सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोला जाता है। ये नर्व फाइबर को शेजवान सेल्स की कवरिंग होती है, मैंने पहले ही बताया था। एंड देन ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइटिस। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर की। नर्व फाइबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो नर्व फाइबर होता है बेसिकली नर्व फाइबर के मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? एक्सोलेमा। जैसे बाकी सेल्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। वैसी नर्व फाइबर के मेम्ब्रेन को बोला जाता है एक्सोलेमा। अब नर्व फाइबर के अंदर
जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जैसे बाकी सेल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वैसे नर्व सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। उस साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, उस साइटोप्लाज्म को बोला जाता है एक्सोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है नर्व सेल में लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, में जो रूट लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको नर्व एंडिंग बोला जाता है, उसका अनदर नेम होता है टेलोडेंड्रिया। टेलोडेंड्रिया क्या होता है, एक नर्व सेल का नर्व एंडिंग का सबसे लास्ट का पोर्शन, जो छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोला जाता है टेलोडेंड्रिया। और ये टेलोडेंड्रिया का काम क्या होता है, मीन्स नर्व एंडिंग का काम क्या होता है, ये जो नर्व एंडिंग होती हैं ये क्या करती हैं, ये नर्व एंडिंग क्या करती हैं, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिस से क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो उस अटैच होने के बाद बीच में छोटा कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको साइनैप्स बोला जाता है। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर, कि नर्व फाइबर को कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया गया। नर्व फाइबर मतलब नर्व सेल का जो बीच का ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं। तो बेसिकली नर्व फाइबर को 3 क्लासेस में किया गया है। फर्स्ट वेलोसिटी एंड डायमीटर रिलेशन, कि उनकी वेलोसिटी मतलब पावर और उसका डायमीटर मतलब थिकनेस कितना, उस बेसिस पे। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट, अब नर्व फाइबर में माइलिन शीट प्रेजेंट है कि नहीं है। एंड थर्ड क्या होता है, रिलेशन टू CNS, फंक्शनल रिलेशन टू CNS। अब CNS से नर्व फाइबर का कैसा रिलेशन है, अब इनके सब टाइप्स देखते हैं। तो फर्स्ट वेलोसिटी एंड डायमीटर रिलेशन का फर्स्ट सब टाइप होगा ग्रुप A नर्व फाइबर, इसका B होगा, इसका नेक्स्ट होगा ग्रुप B नर्व फाइबर, और इसका जो लास्ट होगा ग्रुप C नर्व फाइबर। तो ये सारे हो गए सब टाइप किसके, वेलोसिटी एंड डायमीटर के। अब नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट में देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट भी जो होता है, इसके 2 सब टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और इसका B होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो ये 2 हो गए प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट के। अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल रिलेशन टू CNS। फंक्शनल रिलेशन टू CNS भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एफेरेंट नर्व फाइबर और एक होता है इफेरेंट नर्व फाइबर। ये दोनों होते हैं फंक्शनल रिलेशन टू CNS, एक अफेरेंट और दूसरा इफेरेंट। ये दोनों का भी अलग अलग फंक्शन होता है किसमें, फंक्शनल रिलेशन टू CNS। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। अब हम देखते हैं इसका डिटेल में कि ये सारे का कैसे फंक्शन होता है और क्यों इनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस बेसिस पे किया गया। तो फर्स्ट देखते हैं वेलोसिटी एंड डायमीटर रिलेशन। वेलोसिटी एंड डायमीटर रिलेशन में सबसे फर्स्ट आता है ग्रुप A नर्व फाइबर। अब ग्रुप A नर्व फाइबर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ग्रुप A नर्व फाइबर में देखा जाता है कि ये जो नर्व फाइबर होते हैं इसमें एकदम थिक क्या होता है, माइलिनेटेड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। में से एकदम थिक माइलिनेटेड नर्व फाइबर से क्या होता है सर, ये कवर होता है। जितना थिक माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा उतने ही फास्ट क्या होगा, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होंगे। सेकेंड ग्रुप B नर्व फाइबर, इसमें जो माइलिनेटेड शीट होती है वो ना तो एकदम थिक होती है ना तो एकदम थिन होती है। अब नेक्स्ट है इसका ग्रुप C नर्व फाइबर। तो जो ग्रुप C नर्व फाइबर होता है स्टूडेंट्स, तो ग्रुप C नर्व फाइबर में क्या होता है, ग्रुप C नर्व फाइबर का जो माइलिनेटेड शीट होता है उसका माइलिनेटेड शीट क्या होता है, एकदम ही थिन होता है, एकदम थिन होता है। इसके कारण अगर माइलिनेटेड शीट थिन है मतलब नर्व इम्पल्स एकदम स्लो क्या होंगी, जनरेट होंगी, यानी एकदम स्लो क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है वेलोसिटी एंड डायमीटर रिलेशन किसका, इसका ये तीन जो सब टाइप है उनका। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट। अब नेक्स्ट भी जो होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट का जो फर्स्ट होता है वो क्या होगा आपका, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। इसमें मतलब वो नर्व फाइबर आएंगे जो माइलिन शीट से क्या होते हैं, कवर होते हैं, और ये बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो शेजवान सेल्स की होती है। सेकेंड जो होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इसमें वो नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो
जो जिस पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर की कवरिंग नहीं होती है। तो ये दोनों सब टाइप किसके हो गए? प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट। अब नेक्स्ट जो थर्ड आता है रिलेशन टू CNS, फंक्शनल रिलेशन टू CNS। ये भी कितने सब टाइप में डिवाइडेड है? ये भी 2 सब टाइप में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है अफेरेंट नर्व फाइबर और सेकंड होता है इफेरेंट नर्व फाइबर। तो अब इसका भी डिटेल देखते हैं, अफेरेंट एंड इफेरेंट क्या होता है। तो जो अफेरेंट नर्व फाइबर होते हैं, अफेरेंट नर्व फाइबर जो होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इस अफेरेंट नर्व फाइबर के पास में रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं। वही रिसेप्टार बॉडी के सारे सेंस को फील करते हैं एंड देन इसी अफेरेंट नर्व फाइबर के थ्रू मैसेज को ब्रेन में ट्रांसमिट करते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है वो इफेरेंट नर्व फाइबर। इफेरेंट नर्व फाइबर का काम क्या होता है कि जो अब मैसेज ब्रेन के पास गया है उसके लिए क्या रिस्पॉन्स शो करना, वो रिस्पॉन्स वो ब्रेन से लेकर आकर उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन के पास उस रिस्पॉन्स को ट्रांसमिट करता है। तो ये होंगे तीनों सब टाइप। अब नेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टूडेंट इसका डेफिनेशन होता है कि ये ब्रांच ऑफ न्यूरो साइंस होता है। इसका बेसिक काम क्या होता है? इसमें ये स्टडी की जाती है कि कैसे नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कैसे 2 न्यूरॉन्स से मैसेज के इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या हो रहा है? ट्रैवल कर रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल कैसे करता है और ये जनरेट कैसे होता है? तो ये बेसिकली इंट्रा सेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर मीन्स नर्व सेल के अंदर में और बाहर में कुछ चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। इन्हीं चार्ज आयंस के कारण ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट और ट्रांसफ़र होता है। यही आयन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने के लिए और उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या ए बॉडी के वन पार्ट टू अनदर पार्ट क्या करने के लिए? इम्पोर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जब अभी मान लेते हैं अभी जो नर्व सेल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट नहीं होता, कोई भी सेंस या कोई भी मैसेज अभी तक नहीं है, तो वो उस टाइम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होगा। मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट नहीं है। जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होगा तो उस टाइम पर उसका मेम्ब्रेन का पावर कितना होगा, उसमें कितना चार्ज होगा? -17 MV। लेकिन जैसे ही नर्व फाइबर में क्या होता है, ये आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस का जैसे ही एक्सचेंज होगा, आयन के कंसंट्रेशन में जैसे ही चेंज होगा, तो ये नर्व सेल में, नर्व मेम्ब्रेन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा। तो अभी रेस्टिंग से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जैसे ही जनरेट होगा तो -70 से +30 MV तक क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स इतने में जनरेट होता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होता है स्टूडेंट्स 3 फेसेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है डीपोलराइजेशन, बी होता है रीपोलराइजेशन एंड थर्ड होता है हाइपरपोलराइजेशन। ये 3 फेसेस में ही इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट अब हम देखते हैं डीपोलराइजेशन क्या होता है। तो डीपोलराइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? डीपोलराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, अभी नर्व सेल के पास अभी कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ। तो कैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से कैसे स्टिमुलस आता है और कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है? -70 MV से कैसे 0 तक इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स जनरेट होता है, वो होता है डीपोलराइजेशन। तो सबसे पहले क्या होता है इस डीपोलराइजेशन में? सबसे पहले स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कट लग गया, फॉर सपोज फिंगर में कट लग गया, तो फिंगर के वो पर्टिकुलर एरिया के सेल्स क्या करेंगे? सम केमिकल्स रिलीज़ करेंगे और वो केमिकल्स एज अ स्टिमुलस लेके, मीन्स एज अ मैसेज लेके न्यूरॉन सेल के पास जाएंगे। वो न्यूरॉन सेल्स के पास जाएंगे एंड न्यूरॉन सेल्स को ये मैसेज देंगे कि यहाँ पे कुछ फंक्शन हुआ। जैसे ही वो स्टिमुलस नर्व सेल के पास पहुँचता है
आप ये इमेज में देख सकते हैं फिंगर कट हुआ है एंड वो स्टिमुलस किसके पास गया, नर्व सेल के मेम्ब्रेन के पास गया। जैसे ही नर्व सेल के मेम्ब्रेन के पास गया है वैसे ही नर्व सेल में भी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सोडियम चैनल क्या हुआ वहाँ से ओपन हो गया। स्क्रीन में देख सकते हैं जैसे ही सोडियम चैनल क्या हुआ, ओपन हुआ, वैसे ही नर्व सेल के अंदर सोडियम आयन की एंट्री स्टार्ट हो गई है। आप इमेज में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। अब नर्व सेल के अंदर, नर्व सेल के बाहर से सोडियम आयन क्या हो रहा है, नर्व सेल के अंदर में एंट्री करते जा रहा है। धीरे 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 वो क्या कर रहे हैं, एंट्री करते जा, जैसे 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 सोडियम में एंट्री करते जा रहा है वैसे वैसे नर्व सेल के अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे वो पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब अभी रेस्टिंग से -70 MV से उसकी पॉजिटिविटी या मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ पे जा रहा है, -70 टू 0 पे जा रहा है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका 0 पे रीच कर जाता है। तो -70 से जैसे जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ, सोडियम आयन अंदर आने लगे, वैसे ही -70 MV से वो धीरे 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 बढ़ता है, तो वो जाता है -55 MV। -55 MV पे क्या मिलता है, उसको एक थ्रेशोल्ड मिलता है, मीन्स और ज़्यादा पॉजिटिविटी उसके अंदर आने लगी थी, तो वो एकदम सडन क्या करता है, -55 MV से -0 MV पे जाता है, एंड देन और हायर कंसनट्रेशन सेल के अंदर बढ़ते जाता है सोडियम का, तो वो -55 से 0 एंड देन 0 से फिर वो +30 या +30 MV तक क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स बढ़ जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, एंड देन वही फिर इम्पल्स जनरेट करता है, एंड देन इम्पल्स जनरेट करने के बाद फिर वो इम्पल्स आगे क्या होता है, ट्रैवल करता है। तो ये हो गया डीपोलराइजेशन। अब देखते हैं रीपोलराइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है, अब वो क्या हुआ, अब इलेक्ट्रिसिटी इसके मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल एकदम हाई हो गया, वो हाई तो नहीं रह सकता, उसको वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आना, तो उसको वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए कौन सी एक्टिविटी होती है, मीन्स उसकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 MV पे चलेगा, उसको वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो अब देखते हैं, जैसे ही +30 MV तक चला गया, अब +30 MV तक चला गया, वैसे ही सेल को पता चलता है कि इसकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई नर्व सेल को, तो वैसे ही क्या करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए कंसंट्रेशन पोटेशियम चैनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इमेज में देख सकते हैं पोटेशियम चैनल ओपन हो गया। अब सेल के अंदर, अब नर्व सेल के अंदर पे जो पोटेशियम आयन प्रेजेंट थे, अब वो क्या होंगे, पोटेशियम चैनल ओपन होने के बाद अब वो पोटेशियम धीरे 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 नर्व सेल के बाहर क्या होने लग जाएंगे, ट्रैवल करने लग जाएंगे, मीन्स अब वो नर्व सेल के बाहर जाने लग जाएंगे। क्यों नर्व सेल के बाहर जाएंगे वो, क्योंकि सेल के अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो क्या है, मेंटेन रहे, तो वो धीरे 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 क्या होंगे, नर्व सेल के अंदर के पोटेशियम अब धीरे 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 बाहर जाएंगे। जैसे ही नर्व सेल के पोटेशियम नर्व सेल से बाहर जाने लग जाएंगे, तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। तो जैसे जैसे पोटेशियम डिक्रीज़ होते जाएगा, जैसे जैसे पोटेशियम का लेवल नर्व सेल के अंदर डिक्रीज़ होते जाएगा, वैसे ही स्लोली 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 क्या आने लग जाएगा, सोडियम चैनल जो ओपन हो गया था वो स्लोली 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 क्लोज होने लग जाएगा। मतलब जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन हुआ, पोटेशियम सेल के बाहर जाने लग गया, पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी, वैसी स्लोली स्लोली क्या होगा, सोडियम चैनल क्लोज होगा। आप यहाँ हम स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे जैसे पोटेशियम की डेफिशिएंसी हुई वैसे ही सोडियम चैनल क्या हुआ, क्लोज होने लग गया। जैसे ही सोडियम चैनल क्या हो जाएगा, क्लोज होने लग जाएगा, तो उसके बाद एक फेस ऐसा आएगा जब सोडियम चैनल प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो वापस से इनएक्टिव हुआ, तो सेल मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था, जो +30 MV तक चला गया था, वो वापस अगेन कितने पे आ जाएगा, -70 MV पे आ जाएगा। लेकिन अब पोटेशियम आयन भी जो एकदम से ओपन होगा, तो एकदम से तो क्लोज होगा नहीं, तो वो भी स्लोली स्लोली क्लोज होता रहेगा। जैसे ही वो स्लोली स्लोली क्लोज होता रहेगा, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -17 MV से वो स्लोली स्लोली -19 MV तक चला जाएगा। तो ये हो गया रीपोलराइजेशन। अब देखते हैं हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि
स्लोली क्या होगा, पोटेशियम आयन चैनल क्लोज होगा। तो जैसे स्लोली कम होते जाएगा तो उसकी जो पॉजिटिविटी होगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो -17 MV पहुँच गई थी, स्लोली क्लोज हो रहा है, मतलब अभी भी पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है, तो वो -17 MV से उसकी और कम हो जाएगी, उसकी पॉजिटिविटी -19 MV तक चला जाएगा। तो जैसे स्लोली पोटेशियम आयन क्लोज होगा तो वापस वो -19 MV पर जो चला गया था मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो वापस बैक टू नॉर्मल रेस्टिंग फेज में -17 MV पर वो वापस से उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा एंड देन नर्व सेल वापस से रेडी हो जाएगा दूसरे नर्व इम्पल्स को कैरी करने के लिए और दूसरे स्टिमुलस को कैरी करने के लिए। अब नेक्स्ट आप देखते हैं एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल, और ये जनरेट होता है डीपोलराइजिंग करंट से। तो आप देख सकते हैं डीपोलराइजिंग करंट मतलब जब रेस्टिंग फेस में होता है -17 MV। अब रेस्टिंग फेस में है, कोई स्टिमुलस आया, सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम की एंट्री होने लग गई, सोडियम की एंट्री हुई मतलब पॉजिटिविटी बढ़ने लग गई। जैसे पॉजिटिविटी बढ़ने लग गया तो उसको क्या मिला, पॉजिटिव बढ़ने लग गया, फिर -55 MV पे आया, फिर उसको थ्रेशोल्ड मिला, मीन्स और सोडियम की एंट्री होने लगी, तो एकदम सडन उसका क्या हुआ, ग्राफ बढ़ गया, मतलब पॉजिटिविटी एकदम बढ़ गई, इलेक्ट्रिक इम्पल्स एकदम तेज़ी से जनरेट हुआ जो -30 MV तक गया। फिर जैसे 30 MV तक गया, पोटेशियम चैनल ओपन हो गया, पोटेशियम भी बाहर जाने लगे, जैसे पोटेशियम बाहर जाने लग गया तो उसकी पॉजिटिविटी कम होने लगी, जैसे पॉजिटिविटी कम हुई वो वापस अपने बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आ गया। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर की बॉडी में कौन कौन से सेंस वाले रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको बेसिकली उनके लोकेशन के हिसाब से क्लासीफाई किया गया 5 टाइप्स से होते हैं, मैग्नो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, नोसिसेप्टर, इलेक्ट्रो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर। फर्स्ट मैग्नो रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये फिजिकल टच को, प्रेशर को फील करने का काम करते हैं। मीन्स ये रिसेप्टर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सेंस टच को फील करते हैं और वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं। थर्मो रिसेप्टर का काम क्या होता है, स्किन में प्रेजेंट होते हैं और ये टेम्परेचर को पहचानते हैं। अब थर्ड नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब ये बॉडी में जो भी पेन हो रहा है, कटवट लग रहा है, पेन हो रहा है, वो पेन को सेंस करके वो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को फील करते हैं, जैसे कि विजिबल लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड को फील करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अब होगा कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर को टेस्ट रिसेप्टर ही बोलते हैं। ये टंग में प्रेजेंट होते हैं एंड टंग हम जो भी चीज़ फूड खाते हैं उसके टेस्ट को फील करते हैं एंड देन ब्रेन के पास उस मैसेज को ले जाते हैं। सेंसरी रिसेप्टर का काम यही होता है कि बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं साइनैप्स क्या होता है। तो साइनैप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है साइनैप्स। मीन्स एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और एक न्यूरॉन के डेंड्राइटिस जहाँ अटैच हो रहे हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसको साइनैप्स बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप अभी इमेज में देख सकते हैं, ये एक न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों के बीच एक का डेंड्राइटिस और एक का नर्व टर्मिनल के बीच में छोटा सा स्पेस होगा, वो उसको बोलेंगे साइनैप्स, और उसका बीच का जो वो जुड़ता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, जैसे बाजू वाले इमेज में आप देख सकते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर होते हैं। इसी केमिकल मैसेंजर के थ्रू ब्रेन कोई भी सिग्नल के रिस्पॉन्स के लिए यही केमिकल रिस्पॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करता है, इस न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में मैसेज को ब्रेन टू बॉडी भेजता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है यूनिट 3। थैंक यू।